गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षा संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र। पहले हम रेशों के बारे में पढ़ते हैं। रेशे एक पतले लंबे और तंतुमय पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप में पाए जाते हैं। इनके प्रकार कितने होते हैं? ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशे। ये वे रेशे होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, और ये भी दो प्रकार के होते हैं कि होते हैं पादप, जो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं जैसे पटसन, कपास और सन से, और दूसरे होते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले। ठीक है, वो कौन से होते हैं? ऊन और रेशम। ये होते हैं प्राकृतिक रेशे क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे रेशे होते हैं कृत्रिम सूत। वे सूत जो प्राकृतिक रूप से जानवरों एवं पौधों से हमें प्राप्त नहीं होते, इसके अतिरिक्त जो सूत बनाने का पदार्थ होता है उसे हम पतले छेदों में से बलपूर्वक निकालते हैं, जिससे सूत का निर्माण होता है, जैसे नायलॉन, रियोन, एक्रिलीन आदि। अब हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशमी वस्त्र हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक होते हैं। इसलिए रेशम का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। आइए हम रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानें। क्या होता है उनका जीवन चक्र? तो रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है? जीवन चक्र इसका होता है 6 से 8 सप्ताह तक, और ये आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है कि ये कितने दिन तक इसका चक्र रहेगा। अब इसके कुछ चरण होते हैं। पहला चरण होता है अंडा। मादा रेशम कीट 300 से 400 अंडे एक बार में देती है। यह अंडे शहतूत के पत्तियों के नीचे वाली सतह पर चिपक जाते हैं, और जब बसंत ऋतु आता है तब ये हवा की नमी और गर्मी पाकर फूट जाते हैं। अगला चरण आ जाता है फिर रेशमी कीट का। जब अंडे फूटते हैं तो 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेशम कीट या कहते हैं लार्वा निकलते हैं, और ये क्या करते हैं? ये शहतूत की कोमल पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, और 4 से 6 हफ्तों के बीच में इनकी लंबाई हो जाती है 6 से 7 सेंटीमीटर तक। और जब ये 6 से 7 सेंटीमीटर तक हो जाते हैं तब ये पत्तियां खाना बंद कर देते हैं और अपने जीवन चक्र के अगले हिस्से पे पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं कोकून। ये जो कोकून जो होता है, इसमें ये जो रेशम कीट जो होता है, ये लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है, उसे कहते हैं रेशम ग्रंथि। ये रेशम ग्रंथि से प्रोटीन युक्त अत्यंत महीन लसदार पदार्थ को स्रावित करता है, और ये जो लार्वा होता है अंग्रेजी के 8 यानी जो 8 होता है 8 के हिसाब से ये गति करता है, और अपने चारों ओर प्रोटीन युक्त ये जो लसदार जो पदार्थ होता है इसे लपेट लेता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है। अगला चरण होता है प्यूपा। प्यूपा क्या होता है? ये जो लार्वा प्यूपा के रूप में जब रूपांतरित हो जाता है तो इस रेशम के जो रेशे होते हैं इस पे चिपटे हुए चारों ओर लिपटे हुए होते हैं, और ये सफ़ेद गोलाकार संरचना बना लेता है, उसके अंदर बंद हो जाता है। अगला चरण आता है मौत। मौत क्या होता है? अंत में रेशम कीट जो होता है वो कोकून के जो ये रेशे होते हैं इन्हें काटकर बाहर निकल आता है और अपना एक नया चक्र शुरू कर देता है, यानी कि फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है अंडों से, है ना। क्या होता है? अंडे होते हैं, फिर से कीट आते हैं, फिर कोकून आते हैं, कोकून के बाद प्यूपा आता है, प्यूपा के बाद फिर से मौत होता है ना। यही चक्कर चलता रहता है। और जो हम ये रेशम कीट को पालते हैं रेशम प्राप्त करने के लिए, है ना, इस विज्ञान को रेशम कीट पालन या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर जो होता है वो क्या हुआ? रेशमी कीट को पालना रेशम के लिए। और जब इन रेशमी कीटों से रेशम निकाला जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन कहते हैं। रेशम कीट से रेशम का निकालना क्या कहलाएगा? रेशम उत्पादन।
अब जानेंगे रेशम की रीलिंग के बारे में। तो रेशम के कोकून से रेशम के रेशों के निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। और उससे पहले, रेशम की रीलिंग से पहले हम क्या करते हैं, कोकून को उबलते हुए पानी में रख देते हैं। प्रत्येक कोकून से रेशम के रेशों को सावधानी से निकाला जाता है। रेशम के जो रेशे होते हैं इनका इस्तेमाल रेशम के धागे और रेशमी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। रेशम की रीलिंग के लिए विशेष मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और हाल के वर्षों में पेंडल से चलने वाले हैं, पेंडल जैसे साइकिल का पेंडल होता है वैसे चलने वाले, या फिर मोटर चलित, यानी मोटर से एकदम बटन दबाया और मशीन चालू, ऐसी मशीनों का भी प्रयोग करने लगे हैं। और रेशम की रीलिंग जो होती है उसमें कोकून की गुणवत्ता बहुत अहम होती है। यदि दोषपूर्ण कोकून हुआ तो उसकी वजह से जो कच्चा रेशम होगा उसकी गुणवत्ता पर असर आएगा और हमारा रेशम अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाएगा, अच्छी गुणवत्ता का नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, ये था रेशम के कीट का जीवन चक्र और रेशम का उत्पादन। आशा करते हैं आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।